जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपको जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में इसका आपका पढ़ रहे हैं इसमें वास्तविक संख्या है, चूँकि कक्षा 9 में आप परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे, संख्या पद्धति का एक भाग था, ठीक। और 10 में आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझे बताया, कुछ ने कॉल भी किया, व्हाट्सएप भी किया कि सर जो पहला चैप्टर है इसमें कुछ लॉजिक वाले प्रश्न हैं, यानी भाषाएं लिखी हुई हैं, तो ये बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि सर इसके भी वीडियो बनाए जाएँ। हमने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी कई जगह चेक किया, लोग उसको बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ और आप लोग इसको बहुत बढ़िया से करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में आप लोग समझेंगे केवल संख्याओं को, अगले पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संख्याओं को समझते हैं। जब तक आप संख्याओं को समझेंगे नहीं तो इस सेंटेंस वाले कोई भी प्रश्न है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो जितने भी संख्याएँ होती हैं इनके भाग को हम लोग पहले समझते हैं। आइए देखिए, आप लोग जो संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, आप कई सारी संख्याएं आपने पढ़ लिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें सबसे पहले हम लेता है प्राकृत संख्या, है ना। क्या प्राकृत संख्या के बारे में सबको पता है? ठीक, पता होगा। तो ये प्राकृत संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको n से लिखते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3, है ना, 4 5, और ये कहाँ तक चली जाती हैं? अनंत तक, ठीक। दूसरा संख्या जो है अपना पूर्ण संख्या होता है ना, पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, इसको W से शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3 4, और ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक। अब यहाँ पे ध्यान दें, कुछ प्रश्न किस तरह से बोले जा रहे हैं। अगर मैं इसमें पूछूं सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो वो कौन होगा? 1 होगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, ठीक है। तो और इसका रिवर्स मैं पूछूं कि सबसे बड़ी इन दोनों में कौन है, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो इधर किसको बताएंगे आप? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने 5 तक लिखा, कहेंगे ये 5 है, कोई कहेगा 4 नहीं, ये इन्फाइनाइट तक गए हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा इसमें कोई नहीं है बाबू, क्योंकि ये अनंत तक चला जा रहा है ना। और जैसे आपने किसी ने कहा ये सबसे बड़ी संख्या है, कुछ भी लिख दिया, तो इससे भी संख्याएं मौजूद हैं, इसलिए सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं है, ठीक। आते हैं तीसरे नंबर पे, आप पढ़ेंगे पूर्णांक। पढ़ चुके हैं सब, जिसको इंटीजर कहा जाता है, और इसको I या Z से भी लिखते हैं। Z मतलब जहल, आप 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो I या Z से भी लिखा जाता है। अब पूर्णांक ये ऋणात्मक भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह। इधर भी इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। आपने संख्या रेखा पढ़ा है ना, संख्या रेखा नंबर लाइन, यहाँ पे 0 होता है, ठीक। और फिर इधर प्लस में संख्याएं होती हैं 1 2 3, और इधर माइनस में होती हैं -1 -2 -3, ठीक, सो ऑन। इधर भी हमने जब यहाँ से इधर की संख्याओं को देखा तो इसको हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। 0 को मिला लिया तो क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या बन गया, होल नंबर। और माइनस वालों को भी उसी में मिला लिया, यहाँ से मैंने माइनस वाला, 0 और प्लस वाला, ये सब मिल करके क्या बन गया? पूर्णांक, ठीक। अब यहाँ से अगर गौर से देखें तो जब इनको हम पूर्णांक बोल रहे हैं ना, तो इनको 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, या 3 बोल सकते हैं हम। एक यहाँ से इधर वाले, एक यहाँ से इधर वाले, और एक अकेला बेचारा ये बचा। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। और इधर वाला क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक, है ना। और ये इसका
कोई चिन्ह नहीं होता है ना, कोई चिन्ह नहीं, समझ आई। जीरो का अपना कोई चिन्ह नहीं होता है। तो पूर्णांक दो तरह वाले आए, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। अब कभी कभी आपको i प्लस कहीं मिलेगा, कहीं i माइनस मिलेगा, ठीक, या z प्लस या z माइनस भी देखने को मिल सकता है। तो i प्लस या z प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, i माइनस या z माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने पढ़ा होगा कई सारी संख्याएं आप पढ़ ली हैं, सिर्फ हम यहाँ रिकॉल करेंगे, इनको रिवीजन करेंगे, ताकि आप जब प्रश्नावली को पढ़ें तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। चौथे नंबर पर हम लेते हैं सम संख्या, क्योंकि इन सब का यूज किया गया है ना। अब सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हों, या हम ये कहें इनका पहचान होता है, इनका इकाई का अंक जो होता है ना, इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4 से 8 है वो सम संख्याएं हैं, या आप कह सकते हैं दो से विभाज्य। जो दो से विभाज्य है ऐसी सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। ठीक, इसका अपोजिट आता है एक विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जो संख्याएं दो से विभाज्य ना हो, सीधा इसका उल्टा, जो संख्याएं दो से विभाज्य नहीं है वो क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। या इनका इकाई का अंक क्या होगा? तो विषम संख्याओं के इकाई का अंक होता है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, यानी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है, ये संख्याएं विषम है, मतलब दो से भाग देने पर पूरा पूरा ये नहीं कटेंगी। शेष पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, तो ये होगी विषम संख्याएं। अब छठवें नंबर पर हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ये सभी ये जो शब्द आ रहे हैं इनको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सेंटेंस में यही सारे वर्ड यूज किए गए हैं और बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं कि अभाज्य कहा, सम अभाज्य कहा, तो गलत हो जाता है, वो कुछ और समझते हैं। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से ही कटें, एक या स्वयं से ही कटें, किसी तीसरी संख्या से ना कटें। या दूसरी भाषा में बताएं हम आपको, तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम मतलब अधिकतम 2 ही गुणनखंड हों। ठीक है ना, अधिकतम 2 गुणनखंड। तो यहाँ आप इसी को समझिए, इतना तो आप समझ सकते हैं, अधिकतम 2 गुणनखंड। जैसे मैंने लिख दिया 2 है ना, या 3, 5, 7 है ना। 9 तो नहीं होगा, क्योंकि 9 क्यों नहीं होगा? 9 के देखेंगे तो 9 के 1 गुणे 3 गुणे 3 ये हो गया, 3 गुणनखंड हो गए इसके। तो ये अभाज्य नहीं है। ठीक, बाकी अगर इसमें से किसी का देखेंगे 3 को तो 1 गुणे 3 इससे अधिक नहीं लिख सकते, 5 को 1 गुणे 5 इससे अधिक नहीं लिख सकते, 7 को 1 गुणे 7। ठीक है ना। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 14, 15, 16 फिर 17 होगा। इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं, जिनके कम से कम अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हों। ठीक है ना। तो 2 गुणनखंड हैं, या ये संख्याएं क्या तो अपने से कट रही हैं या तो एक से कट रही हैं, एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कट रही हैं। इसका यानी 7वां पॉइंट में देखेंगे हम, इसका उल्टा भाज्य संख्या है ना। अब भाज्य संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक, या तो 3 होगा या 3 से अधिक होगा। समझ आई ना। अब या यूं कहें, ये एक और खुद के अलावा भी किसी ना किसी से कटती हैं। ठीक है ना। तो जैसे इसमें सबसे पहली संख्या अपना 4 है, फिर 6 है, 7 नहीं होगा, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है,
17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है। इस तरह की संख्याएं क्या हो गई, भाज्य संख्याएं। जैसे भाई 4 को करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 ये लिख सकते हैं। 6 को 1 गुणे 2 गुणे 3, तो कम से कम इसमें 3 है या 3 से अधिक है। जैसे अभी आप 16 को लिखेंगे, ठीक, तो 16 का 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये कैसे आगे आप इस तरह से काट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब यहाँ से लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं, समझ आई। तो ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हों, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, इसको मिटाएं, इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा इसमें बहुत सारा डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इतना अगर आप नोट कर लेंगे तो आप इतने समझदार तो हैं कि समझ जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। आप 10वीं में आ चुके हैं, कुछ भाषा समझ में आएगी, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आपने भाज्य संख्या पढ़ लिया, ठीक। इसके बाद 8वें नंबर पर हमारा एक संख्या है जिसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण संख्या, ठीक है ना। क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, आपके इसमें नहीं है, लेकिन हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ता उसमें आपको जानना ज़रूरी है। संपूर्ण संख्या क्या है भाई, तो मैं कहूँगा संपूर्ण संख्याएं केवल 2 ही हैं, एक है 6 और एक है 28। 2 ही संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहा जा रहा है। अब ये क्या बात हुई, सिर्फ 2 ही संख्या, इतनी सारी संख्याएं हैं तो 2 ही संख्याएं कैसे हैं, ठीक, आप कहेंगे। तो इसका एक रूल है। अब इस रूल को समझिए, इस रूल को जो संख्याएं फॉलो करेंगी उसको संपूर्ण संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। तो देखिए है क्या, ये है कि जिन संख्याओं के भाजकों का योग उसी संख्या के बराबर है तो ऐसी संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। दोबारा सुनो, जिन संख्याओं के भाजकों का योग उसी संख्या के बराबर है उसको हम संपूर्ण संख्या। अब जैसे 6 किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर 6 से कटेगा, राइट। तो इसको स्वयं को आपको छोड़ देना है और बाकी जो बचते हैं उनको ऐड करना। 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 6। इस तरह से अगर 28 को आप लेते हैं तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं 4 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा, 7 के बाद 14 से कटेगा, ठीक। इसके बाद 28 से कटेगा। तो खुद को इससे छोड़ देना है और जो बच रहे हैं इनको ऐड करना है, ठीक है ना। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो ये जाएगा 1 2 3 4 7 और 7 14, 14 28। तो ये 2 संख्याएं इस तरह से आ रही हैं। अब आप कहेंगे कुछ और संख्याओं को लेकर के चेक किया जाए, तो आप स्वतंत्र हैं, चेक कर सकते हैं, अपने से भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया 12, तो 12 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से कटेगा ना। 1 दूनी 1 बरहियन, 2 छक, 3 चौके, 4 तियाँ, 6 से, 6 दूनी। इसके बाद ये 12 से कटेगा, तो इसको हटाइए। अब बाकी जो बच रहे हैं इनको जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 + 6, तो 1 2 3 3 6 4 10 और 6 16। उससे अधिक आ गया है ना, 12 से अधिक आया इनके भाजकों का योग, उसको छोड़ करके, ठीक। तो इसका अधिक आ गया, इसके बराबर नहीं है। तो जो संख्याएं आएंगी कुछ का कम आएगा, कुछ का अधिक आएगा, उसके इक्वल नहीं आएगा। सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं जिनका इक्वल आता है। तो इसलिए ऐसी 2 संख्याओं को, इन्हीं 2 संख्याओं को हम संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपना जो हमारा अगला है
चलेंगे अगली संख्या पर, हम 9वीं संख्या पे। ठीक, हमने क्या पढ़ा है? परिमेय संख्या। ये तो आप 9 में पढ़ चुके हैं, जल्दी पढ़ें, आपको याद होगा, है ना। परिमेय संख्याएं, ये बताओ परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं भाई? आपको पता है, जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं, है ना। P और Q पूर्णांक होते हैं, और P Q पूर्णांक का मतलब अभी जो हमने पूर्णांक पढ़ा था वहाँ से रख सकते हैं, बट यहाँ एक शर्त और है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय माने जैसे आ गया, हमने लिख लिया 3/5, 6/8, 2/3, -1/5, 0/6। क्या हुआ? ये 0/6 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0/6 परिमेय संख्या है, क्योंकि Q को 0 नहीं रखना नीचे, है ना। अगर नीचे 0 आ गया, जैसे आ गया यहाँ पे आपने लिख दिया 7/0, तो ये वाला परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। बात समझ आई ना। यहाँ अगर आपने 0 रख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? आइए समझते हैं। 0/6 क्यों है? क्योंकि इसका मतलब हुआ 0 में 6 से भाग करें तो भाग हो जाएगा 6 शून्यम 0, ये कट गया अपना, ठीक। लेकिन इसका मतलब है 7 में 0 से भाग करें। अब 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 7 आए? तो कभी नहीं आएगा 7, क्योंकि 0 की प्रॉपर्टी है, आप 0 से जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। 0 × 1000 0, 0 × 1 लाख समथिंग करेंगे वो 0। तो यहाँ अपरिभाषित लिख दिया जाता है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। तो इसलिए इस पता नहीं है कैसी संख्या बन रही है। तो 7/0 जो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो कैसी संख्या है पता नहीं, ठीक। तो इसलिए ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे जब ये /0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बाकी हर कंडीशन में वो परिमेय संख्या है, सिर्फ नीचे 0 ना है। 10वां क्या है कंडीशन? अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या, समझ आई ना। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? सेम इसका उल्टा, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक। अब कैसे भाई, किन संख्याओं को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसे बताइए। देखिए मैंने एक संख्या लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1 2 3 ... ठीक है ना। तो क्या ये परिमेय संख्या है? अब ये डॉट लगने का मतलब ये कहाँ तक गया है पता ही नहीं। अच्छा, इसके बटे भी मैंने लिख दिया, क्या इसके बटे मैंने ये लिख दिया, 1 के बाद 1 2 3 इस तरह से डॉट। कितने 0 ये भी नहीं पता है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना इसकी संख्याओं के विस्तार के बारे में। अच्छा, और कौन हो सकते हैं? जितने भी करड़ी वाली संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, यानी बिना जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो और वो करड़ी के अंदर हो, तो ये सबके सब अपरिमेय हैं, क्योंकि इनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, √7 हो गया, या √6 भी है, ठीक। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसमें क्या विशेष नोट करने वाली बात है। फिर भी यदि इच्छा हो तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अगले नंबर पर आते हैं हम किस पे? वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर है रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या जो है वो हमारा नंबर 1 से 10 तक जितने हमने पढ़ा है, 1 से लेकर के 10 तक, जैसे अपना क्या नाम है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम विषम, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, ये सभी संख्याओं के समुच्चय को कुल मिला करके सबको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या को इस तरह से भी बोल सकते हैं आप कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमको धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता हो या धनात्मक संख्या प्राप्त होती हो, ठीक है ना, तो उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे।
ठीक है ना, जिन संख्या का वर्ग करने पर हमको धनात्मक संख्या प्राप्त होता हो। जैसे आपका करड़ी में 3 ये तो है, अब इसका हम वर्ग अगर करते हैं तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ये कितना हो जाएगा, करड़ी में 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या मिला आपको। या माइनस में भी आ जाए करड़ी में 3, है ना, तो भी वही -√3 और गुणे माइनस में √3, तो माइनस माइनस का प्लस √3 का 9 वर्गमूल हो जाएगा 3, ये भी। तो ये सभी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन एक विशेष संख्या है कि अगर करड़ी के अंदर यहाँ -1 हो और इसका स्क्वायर हो, तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू इसके अंदर है ये, तो -1, ये सिर्फ हो जाएगा -1, क्योंकि हम ये जानते हैं ना एक शॉर्ट तरीके से स्क्वायर से करड़ी कैंसिल हो जाती है, ठीक, तो ये क्या मिलेगा आपको -1, तो ये तो धनात्मक संख्या नहीं मिला, ये तो ऋणात्मक ही रह गया। तो ऐसी संख्या को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। ऐसी संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी इसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको जितनी संख्याएं आपने पढ़ा है इनको बढ़िया से रिवीजन करिएगा। अच्छा, अब आपके प्रश्न कैसे आ रहे हैं थोड़ा सा हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे इसमें आता है बहुत सारे प्रश्न हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, धनात्मक शब्द आएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब ये किसकी बात किया गया, देखिए सबसे बात पहले तो कहा गया पूर्णांक, तो पूर्णांक की बात होगी तो आप यहाँ चले आएंगे, पूर्णांक यहाँ आया ना, पीछे से देखेंगे तो आप यहाँ आएंगे, ये 0 1 2 3 इधर इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3, क्योंकि मैंने जब पूर्णांक बताया था तो ये सबको पढ़ाया था। अब इसमें कहा है विषम और धनात्मक विषम, तो धनात्मक कहा है तो धनात्मक मतलब यहाँ से इधर को देखना है हमको, ठीक, और इसमें विषम आया है तो विषम का मतलब जैसे जो 2 से ना कटे तो 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इधर कहीं 5 आया होगा, 7 आया होगा, 9 आया होगा, तो ये हो गए धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी 1 3 5 7 9। फिर कभी कभी कहता है धनात्मक विषम पूर्णांकों का वर्ग, तो इनका वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का 49, है ना, 9 का 81। तो ये सभी टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना होता है। कुछ लोग सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक को ही देखने लगते हैं, है ना, तो समझ आई ना। तो इन शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से करेंगे और इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं, ठीक। और हम जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।